एजीएम तक पहले बताओ, किसी को कुछ पूछना है या फिर ईजीएम स्टार्ट करें हम लोग? क्लियर है एजीएम सबको? अच्छा अब देखो, एजीएम की हमने डेट्स तो पढ़ ली थी, मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा मॉड्यूल में ढूंढोगे ना तो दिस इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसमें मिलेगा तुम्हें जनरल मीटिंग्स। या गुड आफ्टरनून पायल, अनुज, लक्ष्य। अच्छा ऑनलाइन में किसी को पूछना है एजीएम में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो पूछो फटाफट। ओके क्लियर है, चलो जी। अच्छा अब देखो, एजीएम का हमने ये तो पढ़ लिया था कि डेट्स कब तक हमें देखनी है उसकी। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि एजीएम हम करेंगे किस दिन। अब मैंने कहा 26 जनवरी को चलो सबकी छुट्टी होती है और 26 जनवरी वाले दिन हम अपनी मीटिंग करेंगे एजीएम। हाँ जी, तो क्या 26 जनवरी वाले दिन मैं मीटिंग कर सकती हूँ या नहीं? क्यों? सबकी छुट्टी है, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, रास्ते भी खाली मिलेंगे। हाँ जी, वेन्यू भी हो सकता है सस्ता मिले। हाँ क्या नहीं होगा? गजेटेड हॉलीडे है। अच्छा तो क्या मतलब फ़र्क क्या पड़ता है गजेटेड अगर हॉलीडे है तो? हाँ जी, अच्छा सोना है उस दिन आराम से घर में। हाँ अच्छा और कुछ? हाँ जी, या मैंने कहा संडे करती हूँ, संडे सबकी छुट्टी होती है। चलो हमारी भी छुट्टी होती है। मुझे सही बात है, वो जैसे वो बच्चे की व्यथा थी ना, लोग मुझे ऐसी बेकार में कहते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते, तो उसने 365 दिन का ब्यौरा दिया, इतने सैटरडे, इतने संडे, इतनी छुट्टियाँ, इतने दिन मैं बीमार पड़ूंगा, इतने दिन ये होगा, तो फिर मैं स्कूल जाऊँ कब, है ना? तो तुम्हारी भी वही वाली बात है, हमारी भी तो छुट्टी। हाँ देखो, एजीएम जो है कभी भी आप पब्लिक हॉलीडे वाले दिन नहीं कर सकते, आप गजेटेड हॉलीडे वाले दिन नहीं कर सकते। और आपको वो कैसे करना है? वर्किंग डेज में। संडेज जो हैं वो वर्किंग डेज नहीं होते हैं, तो संडे वाले दिन आपकी एजीएम होनी पॉसिबल नहीं है। और मैंने सोचा यार सबका ऑफिस होता है तो ऐसा करते हैं, एजीएम जो है चलो वो रात के 9 बजे के बाद करते हैं, लेट नाइट एजीएम। लेट नाइट पार्टी तो सुना होगा, हमने सोचा हम क्या करते हैं, लेट नाइट एजीएम करते हैं। हाँ जी, कैन आई डू सो? लेट नाइट एजीएम 9 बजे के बाद, बोलो। नहीं मैं दारू पीने के लिए नहीं बुला रही हूँ, मुंह से दारू निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, मीटिंग के लिए बुला रही हूँ। वर्किंग आवर्स में एक ख्याल देखो सीधा है, हम एजीएम बुला रहे हैं, रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। हाँ जी, कर सकते हैं आफ्टर ऑफिस आवर्स? नहीं कर सकते। हम कहते हैं जो भी एजीएम होगी वर्किंग डेज में होगी, पब्लिक हॉलीडेज वाले दिन नहीं होगी, और वर्किंग आवर्स में होगी। वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? 9 to 6। तो जो भी एजीएम करोगे 9 से 6 के बीच में ही करोगे, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। लेकिन बट सपोज करो, क्या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मुझे अपनी एजीएम जो है वो पब्लिक हॉलीडे वाले दिन करनी पड़ जाए, ड्यू डेट पर आ गई तो? ये बुद्धि तो सही लगा रहे हो मगर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी गड़बड़ की है। अच्छा चलो देखते हैं, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो इसका डेट एंड टाइम देखते हैं, फिर आते हैं कि कब एक्सेप्शंस हैं। टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग। कौन सी जनरल मीटिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पे? एजीएम की, ठीक है जी। तो एजीएम तो कहते हैं अदर देन पब्लिक हॉलीडे, और ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स या बिजनेस आवर्स भी बोल सकते हैं उसको। और ये बिजनेस आवर्स जो है ये हमारे क्या होते हैं? 9 से 6 बजे तक, ठीक है। और तीसरा हम इसमें कहते हैं कि हमारी एजीएम जो है, सपोज करो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है दिल्ली में, ठीक है, वी आर इन दिल्ली। मैंने कहा मैं तो मुंबई जाके करूंगी एजीएम। हाँ जी, कैन आई डू सो? जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि मीटिंग को अगर मैं दिल्ली में होते हुए, मेरी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, दिल्ली में, और मैं कहाँ पर मीटिंग करना चाह रही हूँ, मुंबई में, अपनी एजीएम जो है मुंबई में बुलाना चाह रही हूँ, कैन आई डू सो, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जी बताओ। तुमने कहा हिंदुस्तान है भाई, पूरा देश हमारा ही है, अपना ही है, क्या दिल्ली क्या मुंबई। हाँ जी, तो क्या मैं मुंबई में मीटिंग कर सकती हूँ? दिस इज माई क्वेश्चन, बताओ यस और नो। कितने बच्चे कहते हैं कर सकते हैं मुंबई में? मैम क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और 3 कहते हैं कि कर सकते हैं, बाकी कौन कौन कहते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ पीछे है सब। मैम जहाँ मर्जी कर लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? हाथ कौन उठाए? हाँ हाँ जी पीछे चारों। कहाँ लगता है कहाँ कर सकते हैं मीटिंग? नहीं कर सकते। हाँ तो बोलो ना नहीं कर सकते, पता तो चले कि मैं जो पूछ रही हूँ वो यहाँ पे जा भी रहा है नहीं जा रहा है। तो जब मुंबई में आप मीटिंग नहीं कर सकते, हम ये कहते हैं आपकी एनुअल जनरल मीटिंग वहीं पर होगी जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। अगर मैं दिल्ली के आरओसी में रजिस्टर हूँ तो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। तो हम कहते हैं दिल्ली में करो, दिल्ली में आप कहीं पे भी करो। अगर आपका ऑफिस जीके है, आपका मन है जनकपुरी में मीटिंग करनी है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी विद इन दी सेम स्टेट इन विच योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पर आपको क्या करना है? आपको मीटिंग करनी है। अच्छा जी, बट सपोज करो कुछ प्रॉब्लम है मुझे कि मैं दिल्ली में मीटिंग नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कोई वेन्यू नहीं मिल रहा है, या दिल्ली में सपोज करो लॉकडाउन लगा हुआ है, या कुछ, या एनी रीज़न, और अगर मैं चाहूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे परमिट कर दे कि मैं राजस्थान में जाके मीटिंग कर लूँ, या मैं पंजाब में कर लूँ, या मैं हरियाणा में जाके मीटिंग कर लूँ, कैन आई डू सो? सरकार भाई, सरकार तो सरकार है। जब सरकार ने यस बोल दिया तो फिर मेरे को क्या है? मैं भी वहां जाके क्या कर सकती हूँ? मीटिंग कर सकती हूँ। तो हम कहते हैं वैसे तो मीटिंग कहाँ होगी? इन दी स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिट कर देती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द टाइम बिंग कोई नोटिफिकेशन निकाल देती है कि आप इस स्टेट में जाके मीटिंग कर सकते हो, तो वहां पर फिर आप जाके मीटिंग कर सकते हो। तो तीसरी चीज क्या आती है? इन दी सिटी, town, village, in which registered office is situated, or at such other place as approved in this behalf by CJ। ठीक है जी, ये तीनों पॉइंट समझ में आए हैं सबको? अदर देन पब्लिक हॉलीडे कैसे करना है? ड्यूरिंग दी बिजनेस आवर्स करना है। बिजनेस आवर्स हमारे क्या हैं? 9 to 6 हैं। कहाँ करनी है? इन दी सेम सिटी, टाउन एंड विलेज इन विच आर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड और द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? एक सेकेंड, हेलो, हाँ भैया, बस आ गई है। क्या होता है? सॉरी, वो मेरे बेटे की बस आती है इस समय, या तो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो अब पहले वाले में मैंने क्या बोला था? अदर देन पब्लिक हॉलीडे, यानी कि इसकी हमें क्या पढ़नी है? एक्सेप्शन पढ़नी है। अब देखो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि मीटिंग है और उस मीटिंग में हमें क्या पास करने हैं? रेजोल्यूशन। पहले इसकी एक्सेप्शन पढ़ने से पहले ना एक छोटी सी चीज़ समझो। सपोज करो मेरी एजीएम हुई 2 सितंबर को, 2 सितंबर 2021 को। ठीक है जी, मैंने इसमें 7 काम करने थे, यानी कि 7 रेजोल्यूशन पास करने थे। आप एक एजीएम में जितने भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। एक तो मैंने अपने अकाउंट्स दिखाने थे अपने शेयर होल्डर्स को, दूसरा मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना था, तीसरा मुझे डायरेक्टर को अपॉइंट करना था, चौथा मुझे ऑडिटर को अपॉइंट करना था,
5वां, मुझे अपनी कोई एसेट बेचनी थी जिसमें मुझे अप्रूवल लेनी थी मेंबर्स की। कोई हाई कोर्ट का स्टे आया हुआ था जो मुझे इन्फॉर्म करना था अपने मेंबर्स को। ऐसे मुझे 6-7 काम करने थे, किसमें, इस वाली एजीएम में, ठीक है। अब इस एजीएम में आज हम सुबह से लगे रहे, मेंबर्स आए, काम चल रहा है, बातें चल रही हैं, रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। मेरे 5 रेजोल्यूशन ही पास हो पाए। कितने रह गए? 2 रह गए। अब मैं क्या करूँ? करते करते 6:30 बज गए, 6 भी टप गया। अब लोगों ने कहा भाई घर जाना है। मैं, हाँ जी, अब क्या करूँ? 2 काम तो रह गए। और अब एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? अगले साल। तो अगले साल तक वेट करूँ? क्या करूँ? ईजीएम बुलाऊँ? फिर से इतना खर्चा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक मीटिंग को बुलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। क्या करूँ इसको? एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड कैसे करूँगी? मतलब 6:30 का 9:30 कर दूँ, या नेक्स्ट डे कर दूँ, या नेक्स्ट वीक कर दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ? हाँ जी, बात तो ठीक बोली, एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं पोस्टपोन कर दो। लेट नाइट नहीं दीपेश जी, लेट नाइट तो नहीं होगी मीटिंग होगी तो बिजनेस आवर्स में, ठीक है। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं? हम इसे एडजर्न कर सकते हैं। एडजर्न का करने का मतलब है पोस्टपोन करना। पोस्टपोन मीन्स कि मैं इसको सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम के लिए क्या कर दूं? पोस्टपोन कर दूं। जैसे आज मैंने क्या किया? 2 सितंबर को किया है, और सपोज करो 2 सितंबर को क्या पड़ रहा है? वेडनेसडे पड़ रहा है। मुझे पता नहीं क्या पड़ रहा था, मैं ऐसे इमेजिनरी ले रही हूँ। तो यानी कि मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को इसे क्या कर दूंगी? पोस्टपोन। इसे क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट। और ये जो बाकी के 2 रेजोल्यूशन मेरे बचे हुए हैं वो मैं यहां पास कर लूंगी, मेरा भी काम हो गया। और सपोज करो मेरी लास्ट डेट एजीएम की है, लास्ट क्लास नहीं पढ़ा था ना, जनरली लास्ट डेट क्या बैठती है हमारी? 30 सितंबर। तो ये तो मेरी क्या बैठेगी? 9 या 10 तारीख की बैठेगी। तो मेरी एडजर्न मीटिंग भी विद इन टाइम है या नहीं है? मेरी लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर है, और 30 सितंबर से पहले पहले मेरी ओरिजिनल मीटिंग भी और मेरी एडजर्न मीटिंग भी, दोनों हो गई या नहीं हो गई? दोनों हो गई। ये वाली भी हो गई, डन, दिस इज माय ओरिजिनल मीटिंग, और ये दिस इज माय एडजर्न मीटिंग। दोनों मीटिंग कौन सी डेट से पहले पहले है? 30 तारीख से पहले पहले है। तो मेरी दोनों मीटिंग्स यहाँ है विद इन टाइम है, यानी कि मैंने लॉ भी कंप्लाई कर लिया। और जब मैंने कहा कि मैं एडजर्न कर रही हूँ फॉर दी नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम, तो मुझे कोई नोटिस दोबारा नहीं देना, मुझे मेंबर्स को दोबारा नहीं होता तो नहीं देना ना, वहीं बता दिया सबको कि भाई ये ऐसे ऐसे जो है मीटिंग है, एडजर्न मीटिंग है। और जब मैंने अपने मिनट्स बनाए, जब मैंने एजीएम की रिकॉर्डिंग की, तो भी मैंने दोनों मीटिंग सेम टाइम की दिखा दी। एक दिखा दी मैंने ओरिजिनल मीटिंग 2 तारीख की, और एक मीटिंग मैंने दिखा दी 9 तारीख की, और उसको क्या नाम दे दिया मैंने? एडजर्न्ड मीटिंग। हम अगले साल तक वेट नहीं करेंगे रेजोल्यूशंस का, ठीक है। अब देखो, जब मैंने ये कहा कि नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम, और अगर ये 9th जो है ये एक्सीडेंटली पब्लिक हॉलिडे है, अब क्या करूं? एक दिन पहले, अच्छा, या मीटिंग एडजर्न होगी, ध्यान किसी ने दिया नहीं, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम, सब निकल गए, और अब एडजर्न मीटिंग से एक दिन पहले याद आ रहा है, अरे कल तो पब्लिक हॉलिडे, क्या करें? एक दिन बात कर लें। अच्छा, यहाँ पे लॉ थोड़ा सा लिबरल है, वो कहते हैं अगर आपकी एडजर्न मीटिंग एक्सीडेंटली अगर पब्लिक हॉलिडे वाले दिन पड़ रही है, कोई बात नहीं, कर लो, एक्सेप्शन बढ़ा रही हूँ ना तुम्हें। वैसे तो एजीएम कब होती है? पब्लिक हॉलिडे वाले दिन नहीं हो सकती है, नॉर्मल डेज में होगी। लेकिन अगर आपकी एडजर्न्ड मीटिंग जो है, अगर वो एक्सीडेंटली पड़ जाए पब्लिक हॉलिडे वाले दिन, तो आप उसे क्या कर सकते हो? पब्लिक हॉलिडे वाले दिन भी कंडक्ट कर सकते हो। अब इतना भी कंपनी के ऊपर कहाँ तक प्रेशर डालें? हम कहते हैं कोई बात नहीं। या फिर हो सकता है, सपोज करो तुमने अपनी मीटिंग, अब ये लिखवा देती हूँ, पहले ये समझ लो, पहला पॉइंट समझ में आ गया ये एक्सेप्शन का, कि कब हम पब्लिक हॉलिडे वाले दिन कर सकते हैं मीटिंग, यानी कि एडजर्न मीटिंग अगर एक्सीडेंटली पब्लिक हॉलिडे वाले दिन पड़ गई, कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा देखो, सेकंड में अब हम ये कहते हैं, सपोज करो मैंने अपनी मीटिंग का टाइम रखा, कोई भी डेट ले लेते हैं, 12 अगस्त 2022, ठीक है। कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है, नॉर्मल वर्किंग डे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सबको जमता है, 12 अगस्त डन है, ठीक है जी। चलो,
बट पता नहीं कुछ इस ढंग की एक्टिविटी हुई कंट्री में, कोई दंगे फसाद हो गए, कोई राइट्स हो गए कि, या फिर कुछ इस तरीके से सिनेरियो बना कि 12 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। अब तो लॉकडाउन नहीं लग गया, हम तो देख चुके हैं, है ना, अचानक से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे 12 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, भैया कल से छुट्टी। स्कूल वाले बच्चों ने तो बहुत मज़े लिए हैं, कॉलेज वाले बच्चे बेचारे पूरी कॉलेज लाइफ उनकी घर पे ही निकल गई, है ना, बड़े अरमा के साथ कॉलेज ज्वाइन किया था सबने और घर पे ही पढ़ाई की, घर पे ही पेपर दिए, ठीक है। और स्कूल वाले बच्चों के मज़े, सबके 98 मार्क्स आए इस बार, 96, 97, ऐसा करके बटे हैं नंबर, तो मज़ा आ गया 12th वालों का, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ हुआ और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 12 अगस्त की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। अब क्या करोगे? हाँ जी, नेक्स्ट डे, मतलब दोबारा से न्योते दूँ, वेन्यू रीअरेंज करूँ, सारा काम दोबारा से करूँ, तो बड़ा मेरे लिए तो टफ हो जाएगा। उसी दिन कर लो। तो लॉ ये कहता है अगर अचानक से तुम नोटिस भेज चुके हो, देखो जनरल मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले चला जाता है मेंबर्स के पास, नोटिस जा चुके हैं, कहते हैं ना पंडाल सज चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस फेरे होने बाकी हैं, भैया फेरे भी कर लो, कोई बात नहीं, फिर चाहे वो पब्लिक हॉलीडे वाले दिन ही क्यों नहीं है। तो अगर कोई दिन आपका बाद में एज अ पब्लिक हॉलीडे अनाउंस हो जाता है और आपकी जनरल मीटिंग पहले से डिक्लेयर्ड है, तो आप पब्लिक हॉलीडे वाले दिन भी वो मीटिंग अपनी कर सकते हैं। मेंबर नहीं आ पाए, और वो जो आएंगे उन्हीं को हम मान के मीटिंग कर लेंगे। वैसे भी प्रैक्टिकली बताती हूँ, एजीएम में ना मेंबर ज़्यादा आते नहीं हैं। अगर मेरे 20-25 हज़ार भी मेंबर्स हैं ना, तो अगर 50 भी आ जाए ना, मैं कहूँगी बहुत आ गए, और कंपनी कभी चाहती ही नहीं मेंबर्स आए। हम मतलब अभी मैं तुम्हें बताऊँगी, जब कोरम और सब पढ़ाऊँगी ना, तो क्या मैनिपुलेशंस होती है, क्योंकि मैंने भी की हैं वो सारी, करनी पड़ती है वो, तो मैं तुम्हें बताऊँगी। नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बच गए तुम्हारे पैसे, और आके तुम्हारा भेजा ही खाएंगे वो मेंबर्स। जब आते हैं ना तो भेजा ही खाते हैं, 4 गालियाँ भी सुनाएंगे, मैंने बहुत गालियाँ खाई हैं। एक आंटी ने तो मुझे कहता ना इतनी बद्दुआएं तक दे दी, मतलब आई वॉज अनमैरिड दैट टाइम, तुम जैसे बच्चे अभी ऐसा काम करते हो, और तुम अभी इलीगल काम करते हो, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पति अच्छा नहीं मिलेगा। मैंने कहा भगवान, तो सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा आंटी मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे तो जो बोला गया, आई एम अ स्टाफ, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, मुझे तो जो बोला गया मैंने तो कर दिया, मुझे क्यों बद्दुआ पे बद्दुआ दिया जा रहे हो। मुझे लगता है ज़रूर घर में कुछ स्यापा हुआ है और आके मेरे पे उतार दिया। मतलब उनका ना वोटिंग राइट हमने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कोई प्रॉक्सी दी थी, अब उन्होंने प्रॉक्सी रिवोक की नहीं, फिर वो खुद आ गई, तो मतलब कुछ उनका झमेला हो गया था। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, तो कुछ हो गया था कि हम आपको वोट नहीं करने देंगे, कुछ उनका लीगल हुआ था। तो ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, और अल्टीमेटली कंपनी का सीएस जो है, भाई पहले तो जो है स्टाफ ने सुन लिया, स्टाफ ने कहा मैडम से बात कर लो, भाई वो सीएस हैं, वो देख लो अगर कुछ हो सकता है। अब फाइनली वो मेरे पास आई, जब कुछ नहीं उनका मैनेज हुआ तो दे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कहते हैं अच्छे से रख के उन्होंने मुझे सुनाई। तो मैं चाहूँगी ऐसे मेंबर्स आए, मेंबर्स आते हैं ऑफिशियल्स का दिमाग ही खा के जाते हैं, परेशानी करके जाएंगे तुम्हें। खैर चलो, तो अब देखो सेकेंड वाला सन में आ गया कि अगर एक्सीडेंटली आप पहुंचे नहीं पहुंचे वो हमारी दिक्कत नहीं, आपका बस कोरम होना चाहिए। अगर कोरम में लिखा है कि 2 मेंबर मीटिंग में होने चाहिए, तो 2 भी आ जाए ना हमारे लिए सफिशिएंट, बाकी सारे गायब हो जाए कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलो तीसरा देखो, सेक्शन 8 कंपनी पढ़ी हुई है तुम सबने, है ना। सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारी प्रिविलेजेस होती हैं, नोटिस भी वो 14 दिन पहले ही देती है अपने मेंबर्स को मीटिंग के लिए। अगर एजीएम बुलानी हो एक सेक्शन 8 कंपनी को, तो 21 दिन पहले नोटिस नहीं देना होता उसे अपने मेंबर्स को, वो कितने दिन पहले नोटिस देती है, 14 दिन पहले नोटिस देती है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी चाहे तो पब्लिक हॉलीडे वाले दिन अपनी एजीएम कर सकती है, उसको हमने क्या दी हुई है, लीवरेज दी हुई है। सेक्शन 8 कंपनी ये पब्लिक हॉलीडे वाले दिन अपनी मीटिंग कर सकती है। तीसरी एक्सेप्शन समझ में आएगी कब हम पब्लिक हॉलीडे वाले कर सकते हैं। चौथी देखो, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है बच्चे, अगर उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हर साल 15 जनवरी को हम क्या करेंगे, अपनी एजीएम करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया, फिक्स कर दिया, यानी कि उसने क्या किया, अपनी मीटिंग का टाइम डेट सब पहले से फिक्स कर रखी है। और अगर बाई चांस किसी भी कारण से 15 जनवरी जो है
वो हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है या हॉलीडे कैटेगरी में आ जाता है, तो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, हॉलीडे वाले दिन भी अपनी मीटिंग कर सकती है। हाँ जी, बात समझ में आती है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनरली बहुत करती हैं कि आर्टिकल, जिसमें देखो ऐसी बहुत कंपनीज होती हैं जिसमें 5 ही मेंबर्स हैं, 7 ही मेंबर्स हैं, कि घर घर के लोग हैं, कंपनी बना ली है, भाई पार्टनरशिप नहीं करनी, कंपनी बना ली और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या कर दिया, एक डेट डाल दी। कई कंपनीज जलवाती हैं, ठीक है। तो अगर उस डेट पे अगर आपका कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है और आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो डेट लिखी हुई है, तो भी आप पब्लिक हॉलीडे वाले दिन क्या कर सकते हो, आप अपनी मीटिंग कर सकते हो। हाँ जी, बात समझ में आई? ये 4 एक्सेप्शंस पहले मुझे बताओ, ये चारों एक्सेप्शन सबको समझ में आई? अगर आपकी पहली क्या, एडजर्न्ड मीटिंग, अगर एक्सीडेंटली पब्लिक हॉलीडे वाले दिन पड़ जाती है तो क्या कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। दूसरा मैंने क्या बताया, आपने नोटिस दे दिए, तैयारी कर ली, पंडाल लग गया, सब कुछ हो गया, बकायदा पंडाल ही लगता है मीटिंग में, और एक दिन पहले या 2 दिन पहले अगर वो दिन हॉलीडे डिक्लेयर हो गया तो भी तुम क्या कर सकते हो, पब्लिक हॉलीडे वाले दिन मीटिंग कर सकते हो। तीसरी एक्सेप्शन कौन सी है, सेक्शन 8 कंपनी, वो तो जब चाहे अपनी पब्लिक हॉलीडे वाले दिन मीटिंग कर सकती है। चौथा मैंने क्या बताया, अगर प्राइवेट कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में टाइम लिखा हुआ है और वो अगर पब्लिक हॉलीडे की कैटेगरी में आ जाता है तो प्राइवेट कंपनी अपनी मीटिंग उस दिन कर सकती है। ठीक है जी, चारों एक्सेप्शंस क्लियर। चलो अब इसमें एक सेक्शन आता है, ये सारा कौन सा सेक्शन पढ़ा रही थी मैं तुम्हें, 96, ठीक है जी। चलो अब एक सेक्शन आता है इसमें 97। अच्छा, जो मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग, उसको बुलाने के लिए इनिशिएटिव कौन लेगा, काम कौन करेगा, सीएस। सीएस भी लेकिन किसकी डायरेक्शन पे करेगा, डायरेक्टर्स की डायरेक्शन पे करेगा, है ना। अब जो डायरेक्टर्स हैं, यानी कि धक्का तो नहीं मारना है, सीएस को इंस्ट्रक्ट तो वही करेंगे ना। अब जैसे अब जब मुझे मीटिंग करानी होती थी अपनी कंपनी की, तो भाई मैं बता देती थी कि सर ये ड्यू डेट्स हैं, आप बता दो किस दिन रखनी है और कैसा है। फिर मुझे फाइनल जो है इंस्ट्रक्शंस मिल जाती थी कि मैम आप इस दिन की जो है मीटिंग के लिए आप तैयारी कर लो, आप प्रिपरेशन कर लो। तो यानी कि अल्टीमेटली मुझे परमिशन तो कहाँ से मिलती थी, मुझे डायरेक्टर से साइन मैं कर रही हूँ, नोटिस से सारी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ, डायरेक्टर्स को जहाँ से बुलाना है उनको लाने के लिए गाड़ी तक मैं बुक करती थी, क्योंकि इतने नखरे वाले थे। मैं व्हेन आई वाज इन डीसीएम की बात कर रही हूँ, बाकी कंपनीज की तो नहीं, उसके डायरेक्टर्स इतने नखरे वाले थे क्योंकि पॉलिटिशियंस थे उसके डायरेक्टर्स। तो अगर उनको मर्सिडीज़ चाहिए तो मर्सिडीज़ ही आएगी एयरपोर्ट पे लेने। अगर मैंने कोई दूसरी गाड़ी भेज दी तो सीधा फ़ोन मेरे ही नंबर पे आएगा, मैडम व्हाट हैपेंड। मतलब ऐसे ऐसे नकचड़े भी होते हैं, ऐसे भी कंपनी के पैसे से जाना है कुछ। मैं कहता तुम मर्सिडीज़ क्यों, तुम जैगुआर में जाओ भाई, तुम उससे भी महंगी, तुम पॉर्श में जाओ, तुम मर्सिडीज़ में भी क्यों जाते हो, कौन सी मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, मैंने तो वाउचर लगाना है और भर देना है। तो सारे काम चाहे सीएस करेगा, बट अल्टीमेटली धक्का कौन मारेगा, धक्का तो डायरेक्टर्स ही मारेंगे ना। तो हम ये कहते हैं कि अगर डायरेक्टर्स ने सपोज करो कुछ अनबन हो जाए, ठीक है, या डेडलॉक हो जाए, डेडलॉक समझते हो, जैसे सपोज करो मेरे 6 डायरेक्टर्स है कंपनी के, ठीक है। अब 6 डायरेक्टर्स में से 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, मेजॉरिटी तो बनेगी नहीं किसी भी डिसीजन पे। भाई 3 एक बात पे अटक गए और 3 एक बात पे अटक गए तो कोई डिसीजन बनेगा, कोई डिसीजन नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ पर डेडलॉक हो गया, एजीएम हो नहीं पा रही, और अगर एजीएम नहीं होती तो कंपनी पे क्या लग जाते हैं, फाइन्स लग जाते हैं, डिफॉल्टर हो जाती है कंपनी। तो जो शेयर होल्डर्स है वो आगे आएंगे। अब शेयर होल्डर्स एजीएम खुद नहीं बुला सकते, वो ईजीएम तो बुला सकते हैं अपने आप शेयर होल्डर्स, लेकिन एजीएम नहीं बुला सकते। अब शेयर होल्डर्स को दिख रहा है कि डायरेक्टर्स तो लड़के मुंह सुजा के बैठे हैं, 3 उधर उस कोने में 3 उस कोने में, देखेंगे भी नहीं जी एक दूसरे की तरफ, ठीक है। अब एजीएम कौन बुलाए, कैसे बुलाए, क्या करें, क्या करें अब ऐसी सिचुएशन में, किसके पास जाए रेस्क्यू के लिए, या हमें बचा लो, हमारी एजीएम करा दो। प्रमोटर, बच्चे अगर प्रमोटर अभी एज अ डायरेक्टर हैं कंपनी में तो हैं, अगर बेच के निकल गए तो अब कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी, कोर्ट, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, शेयर होल्डर्स कोर्ट के पास जाएंगे, ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे कि भैया हमारे डायरेक्टर तो मुंह सुजा के बैठ गए, 3 इधर 3 उधर, तुम या तो सुलह करवाओ या मीटिंग कराओ ताकि हमारी कंपनी डिफॉल्टर ना हो। तो सेक्शन 97 जो है ना वो बात करता है AGM बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई शेयर होल्डर भी एप्लीकेशन दे सकता है, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन क्या दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि कंपनी की एजीएम नहीं हो रही, आप क्या करा दो, आप उसकी एजीएम करा दो। तो देखो सीजी में
ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर, क्योंकि देखो कंसर्न तो मेंबर ही है ना, क्रेडिटर्स वगैरह को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि एजीएम हो रही है नहीं हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉल अ जनरल मीटिंग, और ये जनरल मीटिंग कैसे बुलानी है वो क्या दे देगी, डायरेक्शंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब डायरेक्शंस आएंगी तो जो 3 उधर बैठे हैं और 3 उधर बैठे हैं उनकी भी कुछ चलेगी। अब तो उन्हें कोई डिसीजन लेना ही नहीं, अब तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया वो कंप्लाई करना है। तो वो 3 जो इधर बैठे हैं, जो 3 उधर बैठे हैं वो भी मानेंगे, है ना। हैंडशेक करें नहीं करें, सुलह करें ना करें, मत करो, बाढ़ में जाओ। अब तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया तुम्हें वैसे वैसे करना है और वैसे वैसे उस डेट पे तुम्हें एजीएम बुलानी है। तो एक छोटा सा सेक्शन है, कौन सा, सेक्शन 97। ठीक है जी, पहले मुझे बताओ 97 सबको समझ में आया? किस चीज पे आप नो कह रहे हो आयुषी, क्या नहीं समझ में आया बता दो एक बार। अच्छा चलो ठीक है, तो 96 क्लियर है। 96 इज एजीएम, डेट्स पढ़ ली, एडजर्नमेंट पढ़ ली, पब्लिक हॉलीडे वाले दिन मीटिंग होगी नहीं होगी, क्या टाइम होगा उस पर पढ़ लिया, और 97 पढ़ लिया कि अगर कंपनी में एजीएम नहीं होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजीएम बुला सकती है। ठीक है जी, तो अभी एजीएम तो हम यहाँ तक रखते हैं, एजीएम के नोटिस वगैरह हम एजीएम के साथ ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हाँ जी, याद है क्या सेक्शन बताया था मैंने इसका? अच्छा, मैंने कहा था इमरजेंसी में किसको बुलाते हो, पुलिस को। पुलिस का क्या नंबर होता है, 100। ये मीटिंग भी हम कैसे बुला रहे हैं, इमरजेंसी में, तो इसका भी सेक्शन क्या है, 100। सेक्शन 100। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ईजीएम कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा ईजीएम? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। अच्छा, और डायरेक्टर्स नहीं बुलाएंगे ईजीएम? डायरेक्टर भी बुला सकते हैं, मतलब ईजीएम कोई भी बुला सकता है। अच्छा, क्रेडिटर्स बुला सकते हैं? मतलब मेंबर्स भी तो बुला सकते हैं ना अपनी मीटिंग को। हाँ नहीं, चलो वो तो जब बुलाएंगे बुलाएंगे, लेकिन जनरल अगर मैं बोलूं तो कौन बुलाता है ईजीएम? डायरेक्टर्स बुलाएंगे। देखो, अगर डायरेक्टर्स ने ईजीएम बुलाई है बच्चे, फिर तो वो नॉर्मली बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे कि एजीएम चलती है। वही 21 दिन का नोटिस, वही पंडाल लगाने हैं, वही प्रॉक्सी की ऑप्शन देनी है, वही सारे काम करने जैसे आप एजीएम में करते हो। अगर ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुलाई है तो प्रोसीजर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब मन करे, लॉ कहता है कि जब मन करे, इन द सेंस कि जब जरूरत हो, ये नहीं करने के लिए कुछ नहीं है चलो जी मीटिंग बुला लेते, पार्टी थोड़ी ना है कि चलो बोर हो रहे हैं तो पार्टी कर लेते हैं, पैसा लगेगा भैया कंपनी का। तो बकायदा रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं कि वाई दिस ईजीएम हैज बीन कॉल्ड। ठीक है, तो डायरेक्टर्स का तो हमें पता चल गया, अगर डायरेक्टर्स बुलाएंगे तो वही 21 दिन का नोटिस, वही प्रोसीजर, वही सब लगेगा। लेकिन अगर मेंबर्स खुद मीटिंग बुलाना चाहें तो क्या बुला सकते हैं? बुला सकते हैं। सपोज करो तुम सारे मेंबर्स, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं ईजीएम को, फिर इसको लिखेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब मैं डायरेक्टर, ठीक है, तुम 3-4 शेयर होल्डर्स जो है मेरे पास आए, तुमने कहा मैडम आप ईजीएम बुलाओ और हमें ये जो आपके जो डायरेक्टर साहब है ना, ये बहुत ही करप्ट इंसान है, इनको हटाना है। मैंने कहा क्यों हटाना है, मेरी सांठगांठ है, वो भी पैसा खाते हैं, मैं भी पैसा खाती हूँ, ऐसे मैं खाती नहीं हूँ। ठीक है, अभी से समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी पैसा खाया नहीं है। ठीक है, चलो, खाना होता ना तो फिर मैं यहाँ नहीं होती हूँ, मुझे ऑप्शंस ही ऐसे मिले जहाँ खिलाना था और खाना था। ठीक है, तो वो चीज़ सूट नहीं की तो यहाँ बैठी हूँ। ठीक है, चलो, तो अब उनकी और मेरी क्या है, सांठगांठ है। कैसी कैसी सांठगांठ होती है ना, कभी टाइम मिलेगा तो वो भी बताऊंगी, तुम्हें सुन के भी हैरानी होगी। ठीक है, तो अब तुम मेरे पास आए, मैंने कहा नहीं जी हम तो नहीं हटाएंगे डायरेक्टर साहब को। मैंने तुम्हें 10 लॉ के लगूने बता दिए कि जी मैं तो ईजीएम बुला नहीं सकती, क्योंकि डायरेक्टर को आप ऐसे नहीं हटा सकते। अगर आपको किसी डायरेक्टर को मिड टर्म में हटाना है तो यू हैव टू कॉल दी जनरल मीटिंग, या तो एजीएम में हटाओ या ईजीएम में हटाओ, या अगर आपको ऑडिटर को भी हटाना है तो आपको ऐसी जनरल मीटिंग में हटाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं हटा सकते। ठीक है, तो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें बड़ी खुंदा का ही है, मैडम तुम्हारी बात ही नहीं सुनती। फिर
तुम जाने लगे तो मैंने फिर तुम्हें बुलाया, मैंने कहा अच्छा ये बताओ आप लोगों के पास कितने कितने शेयर्स हैं, कौन 4-4 लोग आएंगे मेरे पास, बताओ कौन आना चाहता है। ये चारों आए, चलो ठीक है। मैंने इनसे पूछा कितने नंबर ऑफ शेयर्स, इसने बोला 2। मैंने इससे पूछा, इसने कहा 1। मैंने इन दोनों से पूछा, बोला आधा आधा, जॉइंट होल्डर्स हैं 1 शेयर के। जॉइंट होल्डर पता है ना, 1 शेयर में 2 नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मतलब टोटल 4 शेयर हैं तुम चारों के पास मिला के, बोले हाँ जी शेयर होल्डर है हम कंपनी के। देखो बात तो गलत नहीं कह रहे, शेयर होल्डर तो हैं, मेंबर तो हैं ये कंपनी के। आर यू इन सेंसेस? 4 मतलब मेरे कंपनी में 2.5 लाख शेयर्स हैं, उन 2.5 लाख शेयर्स में तुम 4 शेयर लेकर आए और तुम मुझे कह रहे हो ईजीएम बुलाओ। मैंने कहा कल को ये 2 आ जाएंगे आधा आधा शेयर मिला के कि हम जॉइंट होल्डर है 1 शेयर के, मैडम ईजीएम बुलाओ, मैं तो यही करती रह जाऊंगी। एक तो मेरी मंशा नहीं बुलाने की, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को नहीं हटाना चाहती। अब दूसरा, तुम्हारी बात में वजन नहीं, तुम्हारी शेयर होल्डिंग में वजन नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 1-1, 2-2 शेयर्स हैं, 2.5 लाख शेयर्स हैं कंपनी में। तो मैं कहूँगी कम से कम 25-30 हज़ार के तो तुम मालिक हो शेयर्स के, तब तो मैं तुम्हारी बात भी सुनूँ, वरना मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ। आजकल तो वैसे ही कहते हैं ना भाई, आपकी पोजीशन मैटर करती है तब सुनता है सामने वाला, नहीं तो सामने वाला भी नहीं सुनेगा। क्यों बैठे हो तुम सारे पढ़ रहे हो यहाँ पे? क्यों बनना है तुम्हें CA CM में? बात में मतलब तुम्हारी फंसन हो। जब एक CA कोई बात बोलता है ना, या एक CS कोई बात बोलता है तो उसे लोग सुनते हैं। एक अकाउंटेंट बोलेगा ना, हम भी नहीं सुनते थे। CMA के कॉस्टिंग वाले सुनेंगे ना, मैं एक जनरल उसकी बता रही हूँ। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है तो CMA तो हो सकता है ना भी हो, मगर एक CA और CS तो ज़रूर होगा कंपनी में, है ना। तो फिनेंस में CA की ज़रूर सुनी जाएगी, और लीगल में और उसमें CS को ज़रूर पूछा जाएगा। और पता है CA से भी ज़्यादा अच्छा कैबिन ना CS को दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग कर रहा होता है, यानी कि जो बाहर से बंदा आ रहा है ना वो CS से मिल रहा है, तो कंपनी को तो दिखाना है देखो ये है हम, तो दिखावा तो कैसे करेंगे? CS के थ्रू करेंगे ना। तो इसलिए CA का केबिन छोटा होता है, CS का केबिन बड़ा होता है ठीक है। लेकिन बाद में वजन CA के ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हर जगह है। मतलब CS तो देखो वहीं चाहिए ना जहाँ कंपनीज हैं, कंप्लायंसेस है। CA तो हर किसी को चाहिए, अगर एक ITR भी भरवानी है तो चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताती हूँ, मतलब जब मैंने CS कंप्लीट की तो SMTP होती है, जैसे तुम्हारी होती है ना 15 दिन की ट्रेनिंग CA करने के बाद, ऐसे हमारी SMTP होती है 15 दिन की CS में। अच्छा जी, हम लोग आए सब, हम तो जॉब्स कर रहे थे तब, SMTP तो बाद में होती थी हमारी कि 6 महीने के गैप के बाद। तो छुट्टी ले लेके अपने ऑफिस से हम सब आए, तो मेरी एक फ्रेंड एकदम बड़ी दुखी दुखी सी आई। मैंने कहा देखो क्या हो गया? कहती यार मैंने CS क्यों किया? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहती है यार मतलब बड़ा, कहती फ़नी सी बात हो गई। मैंने कहा क्या फ़नी सी बात हो गई? कहती है मैंने अपनी दादी को बताया कि मैं ना CS बन गई और मैं SMTP के लिए जा रही हूँ। तो मेरी दादी बोली इतनी पढ़ाई की 4 साल और कंप्यूटर सेक्रेटरी बनी कहती है यार मैं उनको कैसे समझाऊं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपनी सेक्रेटरी एंड, उन्हें क्या लग रहा था नॉर्मल जो सेक्रेटरी नहीं होते जो PA होते हैं, मतलब ये वो बनी। कहती इतनी पढ़ाई करती थी तू, इतने साल पढ़ाई की और सेक्रेटरी बनी। और उसकी दादी ने तो कहता ना बिल्कुल बुरा यार, कहता चने के झाड़ पे जो चढ़े हुए होते हैं भाई, जब हम CS कर लेते हैं तो बिल्कुल ही नीचे ला के बिठा दिया। कहती है यार CA कम से कम लोगों को समझ में तो आता है, CS तो आधे लोगों को समझ में नहीं आता। खैर अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, फिर भी अगर आप बहुत लेमैन उसमें जाओगे ना तो CA एवरीबडी नोज, लेकिन वैल्यू बहुत है CS की मार्केट में। जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो वैल्यू बहुत है। खैर चलो, तो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये लोग आए, मैंने तो भगा दिया इनको, 1-1, 2-2 शेयर हैं, बात में वजन ही नहीं है, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब ये 4 जो है ना तुम लोगों के पास आए, अब इनके पास 500 शेयर्स, तुम्हारे पास 4000 शेयर्स, तुम्हारे पास 6000, ऐसे मिल के तुम लोगों के पास, सबके पास मिला के जितने भी लोग इनके साथ हो गए, उनके पास कंपनी की टोटल 40% होल्डिंग हो गई। मिला लिया ना सबको अपने साथ। अब ये मेरे पास फिर आए, अब पूरे कॉलर चौड़ा करके, अब मैडम अब बोलो, अब 4 शेयर नहीं है, अब 40% की शेयर होल्डिंग है हमारे साथ। लेकिन मैं अल्टीमेटली डायरेक्टर, मैंने फिर 4 चीज़ें गिनवा दी, देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, क्योंकि मैं हटाना नहीं चाहती उसे।
मैंने फिर भेज दिया, लेकिन इस बार मैंने इन्हें कैपुचिनो पिलाई, कॉफ़ी पिलाई अच्छे से, साथ में अच्छी वाली कुकीज़ भी खिलाई, क्योंकि ये कितने के साथ आए हैं, 40% होल्डिंग वालों के साथ आए हैं, ठीक है। लेकिन अभी जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा मैडम मत बुलाओ मीटिंग, वी आर हैविंग दी 40% शेयर होल्डिंग, हम मीटिंग अपने आप खुद बुला लेंगे। क्या अब ये मीटिंग खुद बुला सकते हैं? अब ये मीटिंग खुद बुला सकते हैं। अब यही सारी तैयारी करेंगे, यही बाकी मेंबर्स को क्या भेजेंगे, नोटिसेस भेजेंगे, ठीक है, सारा काम ये करेंगे, और जैसे मीटिंग होती है रेजोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही पास होंगे और वैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, और ये जितना भी खर्चा करेंगे वो सारा खर्चा कौन भरेगा, कंपनी भरेगी। और कंपनी किसके जेब से काट लेगी, डायरेक्टर। भैया जब इतने लोग तुम्हारे पास आए थे, एक वैलिड रीजन था, क्योंकि इन्होंने पहले तो मुझे रिक्वेस्ट दी होगी ना, ऐसे नहीं कि सीधा मेरे ऑफिस में आके मैडम जी मीटिंग बुलाओ, ऑर्डर थोड़ा ना देंगे, पहले तो मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे कि हम मीटिंग बुलाना चाहते हैं, इस रीजन से बुलाना चाहते हैं, ये मैटर है। पहले तो एक चिट्ठी लिखेंगे ना मुझे, अगर उस चिट्ठी पे मैंने एक्शन ले लिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब मैंने चिट्ठी पे एक्शन नहीं लिया तब ये क्या करेंगे, अपने आप मीटिंग बुलाएंगे। ये बात समझ में आती है कि मेंबर्स अपने आप मीटिंग कब बुलाएंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं कि जब मर्जी उठ के मीटिंग बुला लेंगे, पहले डायरेक्टर्स को अप्रोच करेंगे, कंपनी को अप्रोच करेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट लेटर देंगे, रिक्वेस्ट जब कंपनी नहीं मानेगी, डायरेक्टर्स नहीं मानेंगे, तब ये अपने आप क्या लेंगे, अपने आप एक्शन। ठीक है जी, अब शुरू करें ईजीएम लिखना। अब आ जाओ, अब इसमें काफ़ी चीज़ें हमें कैलकुलेट भी करनी है कि कितने दिन में ये एक्शन लेंगे, कितने दिन इन्हें मेरा वेट करना है एक्शन का, वो सारी चीज़ें देखते हैं। आ जाओ, पहला तो ईजीएम कौन बुला सकता है, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने कहा इसमें हमें कुछ नहीं करना, जैसे वो एजीएम में करते हैं वैसे ईजीएम में करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं समझना। दूसरी मीटिंग किसके नाम पर हो सकती है, ऑन रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का क्या मतलब है, ऑन रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट कौन देगा, मेंबर्स देंगे। तो देखो उस रिक्वेस्ट में, उस रिक्विजिशन में लिखा क्या क्या जाएगा। उस रिक्वेस्ट में पहले तो सारे मैटर्स लिखोगे मुझे, आप चाहते क्या हो, मीटिंग क्यों बुलाना चाहते हो, और ये रिक्विजिशन क्या होनी चाहिए, साइन भी तो होनी चाहिए इन लोगों से, वरना मुझे क्या पता भैया कितने लोग जो है वो मीटिंग बुलाना चाहते हैं। तो क्या होंगे, सेट मैटर्स एंड साइंड बाय रिक्विजिशनिस्ट। रिक्विजिशनिस्ट कौन हुआ, ये लोग जिन्होंने रिक्वेस्ट दी है। ठीक है, रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट, और रिक्विजिशनिस्ट जिन्होंने रिक्वेस्ट दी है। आ जाओ, और फिर ये रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजेंगे, ये डिपॉजिट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। मेल कर दो, चाहे तुम कुरियर कर दो, तुम पर्सनली दे दो, दैट डजंट मैटर, लेकिन ये रिक्वेस्ट ऑफिस तक आनी चाहिए। डिपॉजिट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकते हो, जैसे मैंने कहा मेल कर दो। इसमें आप डेट भी सजेस्ट कर सकते हो कि भाई किस डेट को आप मीटिंग चाहते हो। सजेस्ट करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, फिर बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लेंगे उन्हें करना क्या है। मे सजेस्ट डेट, और अगर आप कोई डेट सजेस्ट कर रहे हो ना तो एटलीस्ट उससे 25-30 दिन पहले अपनी रिक्वेस्ट क्या कर दो, सबमिट कर दो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 21 दिन का नोटिस भी तो देंगे अगर वो तुम्हारे कहने पे मीटिंग बुलाते हैं तो। ठीक है ना, एंड डिपॉजिट रिक्विजिशन बिफोर 21 क्लियर डेज ऑफ सजेस्टेड डेट। ठीक है जी, अब ये रिक्वेस्ट मानी कब जाएगी, मैंने कहा ना ये 4 शेयर के साथ आए तो मैं नहीं मानूंगी। तो देखो मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए डायरेक्टर्स को मनाने के लिए। अगर ऐसी कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तब तो हम कहते हैं कम से कम आपके पास 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। ये तो फिर 40% इतना ज़्यादा लेकर आए थे। हम कहते हैं अगर आपके पास 1/10 भी है, 100 में से आपके पास 10 शेयर भी हैं, तो भी आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टर्स को माननी पड़ेगी, और वो नहीं मानते हैं तो आप अपनी मीटिंग खुद बुला सकते हो। 1/10
और पेड अप कैपिटल को PUC लिख दूं, समझ में आएगा सबको, पेड अप कैपिटल। और अगर कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो यहां पे आपके पास 1/10 वोटिंग राइट्स हो। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, ये 1/10 में जो भी बात कर रही हूँ ना, ये मैं बात कर रही हूँ ऑन डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। इस बात को थोड़ा सा समझो, एग्जाम्पल लेती हूँ, पहले ये नोट कर लो, चलो पहले नोट करो, फिर इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि पॉइंट क्या क्या रहा है। अभी हैं पॉइंट्स इसमें, समझने वाले पॉइंट्स तो भी आएंगे, ये तो सिंपल सिंपल से लिखें। हाँ जी, हो गया, नोट हो गया, चलें आगे। चलो देखो, इसको थोड़ा सा समझो कि क्या कहना चाह रहा है ऑन डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। अब ये चारों जो हैं मेरे पास किस दिन आए, ऐसी कोई इमेजिनरी डेट ले लेते हैं। 1 जनवरी को आए मेरे पास ये 4 लोग, इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, मैंने वापस भेज दिया। ये दोबारा आए मेरे पास 10 जनवरी को अपनी रिक्वेस्ट लेकर, और अब इनके पास कितनी शेयर होल्डिंग थी, 40%, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहाँ ऐसे कुछ इमेजिनरी नेम्स ले लेती हूँ, ABCDEFG। अब इनमें से G के पास क्या है, 20% है, इसके पास 10% है, इनके पास 1% है, ठीक है, और इन बाकियों के पास रिमेनिंग बैलेंस है। टोटल कितना है इनके पास, 40%। यानी कि मेजर शेयर होल्डर जो 40 के हैं वो कौन है, F और G हैं, एक के पास 10% और एक के पास 20%, ठीक है। अब जिस दिन ये मेरे पास आई, ये सारे कौन सी तारीख को, 10 जनवरी को, इन सब ने साइन किया था रिक्वेस्ट को। कंप्लाई होती है सिचुएशन, हमें तो 1/10 ही चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंप्लाई हो गई। बट मीटिंग अगले दिन तो होनी जाएगी, नोटिस बनेंगे, जाएंगे। सपोज करो 15 जनवरी को मिस्टर जी ने, मिस्टर एफ ने और मिस्टर ई ने अपने शेयर्स बेच दिए। हाँ जी, क्या अब ये शेयर होल्डर हैं कंपनी के? रिक्वेस्ट जब दी गई थी तब ये थे, लेकिन अब नहीं है। अब बाकियों के पास तो कितनी बची, 31 तो गई, 9% बचा। 9% तो हमारी वो कंडीशन कंप्लाई नहीं करता, 10% तो चाहिए। अब मुझे बताओ ये रिक्वेस्ट अभी भी वैलिड है या नहीं है? हाँ जी, कितने बच्चे कहते हैं ये अभी भी वैलिड है? ऑनलाइन में भी बताओ सारे। नो। हाँ जी, यस और नो? यस, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। बाकी बच्चे पीछे वैलिड है, वैलिड, वैलिड नहीं। अच्छा, अपने मन की जो इच्छा है या मन के विचार है ना, व्यक्त करने चाहिए। हाँ ना, जो भी है बोलो तो सही, मुझे पता चलेगा समझ में आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आई सबको? तो यानी कि ये रिक्विजिशन अभी भी वैलिड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा लिखा क्या, ऑन डेट ऑफ डिपॉजिट। बाद में कोई शेयर बेच के निकल गया, इनके शेयर लेकर कोई नया बंदा आया, हमें उससे मतलब नहीं है। ऐसे देखते रहेंगे तो फिर तो देखते ही रह जाएंगे। तो जो डेट डली हुई है रिक्वेस्ट पे, जिस दिन वो रिक्वेस्ट जो है डिपॉजिट हुई, उस दिन हमारा 1/10 का क्राइटेरिया पूरा हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये हमें देखना है। हाँ जी, क्लियर है सबको? ये बात समझ में आई? आगे चलें, चलो आगे देखो। मिनिमम मेंबर समझ में आ गया? अच्छा, अब आपने तो रिक्वेस्ट दे दी, अब बॉल किसके कोर्ट में? शेयर होल्डर्स ने तो मुझे रिक्वेस्ट दे दी ना, आ गए तो मेरे पास कि मैम ये रहा हमारा 40%। अब मीटिंग बुलानी है नहीं बुलानी है, डायरेक्टर के हाथ में। अब हमें यही देखना है कि डायरेक्टर मीटिंग बुलाता है या नहीं बुलाता। एक पॉइंट लिखो, फिर इसको समझाती हूँ, पहले लिखो तब ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू टेक एक्शन within 21 days to
to call meeting within 45 days, ऐसे नहीं, इसको ब्रैकेट में लिखो, ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। From date of deposit of requisition. If not, requisitionist call meeting themselves within 3 months from date of request. अब थोड़ा सा यहाँ पे ये भी समझना कि जिस दिन आपने रिक्वेस्ट भेजी और जिस दिन डायरेक्टर को मिली वो डेट्स अलग अलग भी हो सकती हैं। भाई मैंने आज कुरियर किया तो मेरे लिए तो मैंने आज डिस्पैच कर दिया, मगर तुम्हें 3 दिन बाद चिट्ठी मिली तो तुम्हारे लिए तो 3 दिन बाद से काम स्टार्ट होगा ना। ठीक है, चलो पहले लिखो, फिर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब डायरेक्टर्स मना करेंगे तभी मेंबर्स अपने आप मीटिंग बुला सकते हैं, नहीं तो नहीं बुला सकते। हो गया, नोट हो गया सबका? हाँ जी, ऑनलाइन में नोटिंग नोटेड। हाँ जी, आयुषी, मनजोत, पायल, दीपाली, माया, खुशी, अनुज, लक्ष्य, फटाफट बताओ सबको क्लियर है? लिख लिया सबने तो आगे बढ़ें। चलो अब देखो, समझो, इसमें ना एक एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं ये। अब इसमें ना मैं डेट अलग अलग ले रही हूँ। जिस दिन तुमने रिक्वेस्ट भेजी वो डेट अलग ले रही हूँ, जिस दिन डायरेक्टर्स को मिली वो डेट अलग ले रही हूँ। ठीक है, तो उससे थोड़ा तुम्हें ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। देखो, जो रिक्वेस्ट भेजी गई, डेट ऑफ रिक्विजिशन, ये एग्जाम्पल समझने के बाद वो लाइन दोबारा से पढ़ना। ठीक है, 1 जनवरी, डेट ऑफ रिसीट, यानी कि कंपनी को ये रिक्वेस्ट जो है वो मिली है 6 जनवरी को। अब देखो, ये लाइन कह रही है कि शेयर होल्डर्स ने जब रिक्वेस्ट दी तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स इमीडिएटली जवाब दें। आप डायरेक्टर्स के लिए कम से कम 21 दिन वेट करो। वेट करना वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई वो कह रहे हैं कि अगर रिक्वेस्ट मिली है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 45 दिन के अंदर अंदर क्या करनी है? मीटिंग बुलानी है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग बुलानी है तो 21 दिन पहले नोटिस भी तो भेजेंगे ना। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे। तुम्हें पूरा 45 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस डेट के 21 दिन के बाद ही पता चल जाएगा कि डायरेक्टर्स कुछ कर भी रहे हैं या डायरेक्टर्स कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो कम से कम कितने दिन का वेट करोगे उनका? 21 दिन का। ये 21 दिन का तुमने क्या किया? वेट किया, ये देखने के लिए कि डायरेक्टर्स कुछ प्रोसीड कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्रोसीड कैसे पता चलेगा? यानी कि क्या डेट हो गई यहाँ पे? 27 जनवरी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या भेजने हैं? नोटिस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू सेंड नोटिस, और नोटिस भेजेंगे तो उसमें वेन्यू भी लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे। यानी कि अगर नोटिस भेज रहे हैं वो, तो मतलब उन्होंने वेन्यू भी डिसाइड कर लिया, डेट भी डिसाइड कर ली, मतलब यह काम हो रहा है हमारा। ठीक है, टू सेंड नोटिस, डिसाइड वेन्यू, डेट। और एक्चुअली में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने दिन के अंदर मीटिंग बुलानी है? 45 डेज। यहाँ पर उन्हें ईजीएम बुलानी है। यानी कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ईजीएम की बात करूँ तो 20 फरवरी से पहले पहले उन्हें मीटिंग बुलानी है। और अगर उन्हें 20 तारीख को मीटिंग बुलानी है तो उन्हें ये सारे काम नोटिस वोटिस के 27 जनवरी से पहले पहले करने पड़ेंगे ना। अगर आपके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुला रहे हैं और इस तरीके से बुला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
22वें दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही, डायरेक्टर्स बुला रहे हैं नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया पूरा करना है। अब 21 दिन तो मतलब तुम्हें हाथ पे हाथ रख के बैठना ही पड़ेगा, यू हैव टू वेट फॉर दी डायरेक्टर्स। लेकिन अगर तुमने देखा भैया 21 दिन भी निकल गए, कोई नोटिस डिस्पैच नहीं हुआ है, कोई वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, कोई डेट ईजीएम की डिसाइड नहीं हुई है, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि डायरेक्टर्स कुछ नहीं करने वाले हैं। अब तुम्हें खुद को क्या लेना है, एक्शन लेना है। अब तुम जो एक्शन लोगे ना, देखो यही इसमें समझने वाली चीज है। ऊपर देखो लाइन में मैंने लिखा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन, तो यहां से तुम्हारे 3 महीने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब मेंबर्स खुद क्या बुला सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं। रिक्विजिशनिस्ट कॉल मीटिंग themselves। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। देखा जाए तो 3 महीने मिले नहीं हैं तुम्हें। 3 महीने कितने दिन हो गए, 90 दिन, जिसमें से 27 तारीख तक तो तुम्हारे यही निकल गए, 27 दिन तो निकल गए तुम्हारे। तो एक्चुअली में तुम्हें देखा जाए तो एक्चुअली में कितने दिन मिले, 63। लॉ ने बड़ा तुम्हें दिलासा तो दे दिया कि 3 महीने दे रहे हैं तुम्हें मीटिंग बुलाने के लिए, लेकिन 21 दिन तो तुम्हें पहले क्या करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठना है। वो तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, नो चॉइस इन दैट। हाँ जी, ये एग्जाम्पल समझ में आया, पहले इसको देख लो, समझ लो, फिर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लो और नोट कर लो ये एग्जाम्पल सब। ईजीएम खत्म नहीं हुई, ईजीएम का कुछ पोर्शन नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, बट अभी पहले इसको करो। आज बस थोड़ा सा एक्सपेंसेस वाला पॉइंट और पढ़ेंगे कि एक्सपेंसेस कैसे मिलेंगे, क्या होगा। रिमेनिंग वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, ऑनलाइन में भी सब नोट कर लें तो मुझे बता देना। नोट भी कर लो, एक बार पढ़ भी लो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैम लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग कब आएगी आप पे। आ गई होगी बच्चे, अभी तक लास्ट क्लास देखिए कि आ गई, उसी टाइम आ गई थी ना। हाँ लक्ष्य जी, आप देख लो। हाँ, मे बी इज चेकिंग द रॉन्ग बैच। आप अपना बैच एक बार चेक कर लो लक्ष्य, कि कौन से बैच में आप चेक कर रहे हो। क्लास तो अपलोड हो गई होगी। मेंबर को कैसे पता चला कि लेटर कब कंपनी को रिसीव हुआ। बच्चे, जब आप कुरियर करते हो तो आपको भी पता चल जाता है कि सामने वाले को किस दिन रिसीव हुआ। कुरियर कंपनी क्या करवाती है, सामने वाले से साइन करवाती है, नहीं करवाती है, एक्नॉलेजमेंट देती है। जब ऐसी चीज़ें भेजी जाती हैं तो एक्नॉलेजमेंट से भेजी जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछना है इसमें किसी को? कितने दिन मिले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए? 45 डेज टोटल मिले। और वो 45 दिन में मीटिंग बुला रहे नहीं बुला रहे, ये हमें कब पता चलेगा? 21 दिन के अंदर पता चलेगा। अब 21 दिन तो हम वेट करेंगे। अगर 21 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो अब मेंबर्स क्या करेंगे, अपने आप मीटिंग बुलाएंगे। और उनका टाइम कब से स्टार्ट होगा? 3 महीने से। लेकिन याद रखना, उनका 3 महीने जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ रिक्विजिशन एंड रिसीट ऑफ रिक्विजिशन। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई केस लॉ तुम्हारे एग्जाम में आता है बन के, तो डेट कौन सी कहाँ से क्या काउंट करना है ना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे ही आपको कोई बना के दे देंगे सिचुएशन और फिर ये पूछेंगे कि बताओ लास्ट डेट क्या है जब तक आप ईजीएम बुला सकते हो, ठीक है। तो डेट्स ध्यान रखना वहाँ पर। क्लियर है? नोट हो गया? आगे चले, चलो। अब देखो ये सब करने में, अब एक बार ऐसे इसको रीड भी कर लो जो मैंने लिखा था। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू टेक एक्शन विद इन
21 days टू कॉल अ मीटिंग विद इन 45 डेज। 45 दिन की मीटिंग बुलाने के लिए उन्हें 21 दिन से पहले पहले एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इफ नॉट, तो रिक्विजिशनिस्ट खुद क्या कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं। कब? 3 months फ्रॉम दी डेट ऑफ रिक्विजिशन। यही लिखा था मैंने, ठीक है। चलो, अब रिक्विजिशनिस्ट ने अगर खुद मीटिंग बुलाई, वेन्यू बुक किया, खर्चा पानी आया होगा, फ्री में तो कुछ होता नहीं। लेकिन रिक्विजिशनिस्ट ने सोचा यार अब हम मीटिंग बुला रहे हैं, पैसा किसने देना है, कंपनी ने, ताज होटल में करेंगे और बाकायदा पूरा लंच बुक करेंगे। ऐसे थोड़ी ना वो मीटिंग बुला रहे हैं। अब तो भैया दूसरे की जेब से पैसा जब जा रहा होता है फिर तो हम राजा होते हैं। अपनी जेब से जा रहा होता है तो हम सोच सोच के खर्च करते हैं, है ना। तो क्या रिक्विजिशनिस्ट ऐसे कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं, मतलब कितना भी एक्सपेंडिचर कर सकते हैं? नहीं, इट शुड बी रीजनेबल। कंपनी जब उन्हें कॉम्पनसेट करेगी तो एक रीजनेबल एक्सपेंस ही क्या करेगी, कॉम्पनसेट करेगी। तो यहाँ पे देखो, एक्सपेंसेस पेड बाय रिक्विजिशनिस्ट shall be reimbursed by company and company can deduct from directors और charge from directors। भैया जब पूरी रिक्वेस्ट थी, जब 1/10 की होल्डिंग थी, सब कुछ थी, तो तुम्हें बुलाना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं बुलाया? डायरेक्टर्स की गलती है। डायरेक्टर्स रीजनेबल तरीके से मीटिंग करवाते हैं, है ना। और इस मीटिंग में जो भी कुछ होगा उसकी वैलिडिटी, उसके रेजोल्यूशंस की वैलिडिटी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाते, ठीक है। तो इसकी जो वैलिडिटी है या इसका जो स्टेटस है दैट इज सेम एज मीटिंग कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ईजीएम का जो सेक्शन 100 का जो आपका पोर्शन था कि मीटिंग कब से बुलानी है, कैसे बुला सकते हैं, वो वाला पोर्शन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो रिमेनिंग ईजीएम वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, कुछ डाउट है? हाँ जी, ऑनलाइन में मैम अब अगर क्वेश्चन आया तो 2 पॉइंट बन जाएंगे, या तो कंपनी या फिर रिक्विजिशन। हाँ बच्चे, 2 पॉइंट्स बनेंगे आयुषी, वेरी ट्रू। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, होमवर्क स्टार्ट कर दें। लास्ट क्लास में दिया था मैंने, होमवर्क दिया था ना। अच्छा, किस किस ने होमवर्क नहीं किया ये भी बता दो। क्यों? मतलब बुक नहीं है, लेकिन पीडीएफ वाली तो डली हुई है ऐप पे, नहीं है। चलो फिर आज होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बट नेक्स्ट क्लास से दूंगी। आज मैं बुक डलवा देती हूँ पीडीएफ वाली, ठीक है। चलो, नहीं बुक्स ही नहीं है इन सबके पास, किसी के पास। नेक्स्ट क्लास से दूंगी फिर। हाँ ठीक है आयुषी, सब सब्जेक्ट्स की डल जाएगी पीडीएफ। हाँ नहीं, मीटिंग करने के, देखो ये तो ना हमें क्या करना होता है कि हमें ईजीएम से पहले 21 दिन का नोटिस देना होता है ना। अब तो यहाँ पे 24 दिन मिल रहे हैं, तो आप भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नोटिस पढ़ाऊंगी ना तब और क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट।